हेलो हाय वेलकम नमस्ते। तो चलो, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिक्स का एक और इंपॉर्टेंट क्लास, जहां हम करने वाले हैं खत्म 3.2 को। मैं 3.1 की ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं, इससे प्रीवियस वीडियो, लेकिन मैंने वहां पे बात की थी कि मैं 3.2 की जो पूरी क्लास को खत्म कर दूंगा, जो किसके ऊपर है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। लेकिन वो वीडियो काफी लंबी हो गई तो मैं उसे खत्म नहीं कर पाया। उसमें से 10 क्वेश्चन हुए हैं, तो बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे के सारे हम इस सिंगल वीडियो में खत्म कर देंगे 3.2 की पार्ट 2 में। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखते हैं। उसने बोला क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब क्या, मुझे ये वाला पार्ट सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और फिर से वही इंपॉर्टेंट बात, वो क्या कि जब भी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो एनसीईआरटी के, तो आपको एक्सरसाइज की बुक अपने पास रख लेना खोल के, ताकि आप क्वेश्चन अगर आपको यहां से समझ में ना आए, मान लो आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो आप वहां से क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आई मेरी बात समझ में? जरा देखते हैं हमें क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू, ये क्वेश्चन सोल्व करके। तो जब मैंने यहां पे देखा तो मैं यहां पे क्या कर लूंगा, तो फिर से वही, तो मैंने यहां पे एक्स है बाहर मल्टीप्लाई में, ठीक है। और जब भी बाहर एक्स हो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, इसकी दोनों से मल्टीप्लाई होगी। क्या मैंने समझाया था, अगर किसी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो बस एक्स की मल्टीप्लाई मुझे इससे भी करनी पड़ेगी, इसकी से भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x और 3x। वैसे ये बात मैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के कांसेप्ट में सिखा चुका हूं, जिसने वो वीडियो ना देखी हो वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं ऊपर आइटम में डाल दूंगा, ठीक है। यहां देखते हैं, तो y इंटू -1 वो क्या हो जाएगा हमारा -y, y इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे y, तो y की भी होगी दोनों से मल्टीप्लाई। और यहाँ पे हमारा क्या है 10 और 5, और हमें करनी क्या है, हमें निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सिंपल सी बात है, अब मुझे पता है कि मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं, तो जोड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो ये वाला इसे जुड़ेगा, ठीक है। जोड़ने के लिए क्या कंडीशन थी, पहली बात तो क्या, ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 1 ही, कैसे, 2 रो है और एक सिंगल कॉलम दोनों में ही, ठीक है। अब ऐड कैसे करेंगे, ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा, तो 2x प्लस माइनस माइनस y यूं का यूं, और यहाँ पे 3x प्लस y, ये हो गया। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 10 और 5, ये आ गया हमारा 10 और 5। अब जोड़ देते हैं इसे, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 2x माइनस का y किसके बराबर आ जाएगा 10 के, और यहां से हमारा 3x प्लस y किसके बराबर आ जाएगा 5 के। अब ये बन गई हमारी दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशन, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन, वो भी दो वेरिएबल में। तो मैं क्या करूंगा, सोल्व कर दूंगा इसे, किसकी हेल्प से, ठीक है। एडमिशन लगा लो, y के सिंबल में भी अलग है, तो मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, क्या हो गया, y से y कट गया, और 2x प्लस 3x क्या हो गया 5x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/5, तो ये कट गया हमारा 5 15 3 पे आता है, तो x बराबर आ गया 3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब एक बार x की वैल्यू 3 आ गई तो इसे मैं कहीं पुट कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में। तो मैंने पुट किया तो मैंने रखा x की जगह 3, तो 2 यूं का यूं, x की जगह कितना आ गया 3, माइनस में y बराबर आ गया 10 के, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 क्या हो जाएगा 6 माइनस का y बराबर आएगा 10 के, y वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो y वहां जाके प्लस का हो गया, 10 यहाँ के माइनस का हो जाएगा 6 माइनस में 10, तो 6 में से क्या 10, तो कितना आएगा हमारा माइनस का 4। तो बस y बराबर हमारा क्या आ गया -4। तो हमने आराम से वैल्यू निकाल ली x की भी और किसकी निकाल ली y की भी। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 तो 11 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है। उसने बोला क्या है, गिवन है हमारे पास ये कि भाई ये चीज है, और यहाँ पे करना क्या होगा वो शायद मैं लिखना भूल गया, फाइंड, वैसे दिख ही रहा होगा सबको क्या निकालना है, फाइंड x y z एंड w। मुझे क्या निकालना होगा x y z, जितनी वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकालनी होगी। तो निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 हमारा क्या है, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में, और जब भी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है ना, तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो बस 3 की कर दो आप सबसे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा 3x, 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y, 3 इंटू जेड क्या हो जाएगा 3z, और 3 इंटू डब्ल्यू क्या हो जाएगा 3w। और यहां हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ना आप लोगों को आता है, ये कैसे जोड़ोगे, तो पहले वाला एलिमेंट पहले वाले से जुड़ जाएगा, तो यानी कि x प्लस 4 हो गया यहाँ पे, दूसरे वाला दूसरे वाले से, यानी कि x प्लस y प्लस 6 हो गया यहाँ पे, तीसरे वाला ये वाला इससे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा w प्लस z माइनस 1, और 2w प्लस 3 ये इससे जुड़ गया, 2w प्लस 3 हो गया यहाँ पे हमारा। अब देखो ये वाली मैट्रिक्स इसके बराबर है, और जब ये वाली मैट्रिक्स इसके बराबर, इसका मतलब क्या है कि ये इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा, और ये इसके बराबर आएगा। तो निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर आ गया हमारा x प्लस 4,
x प्लस 4, ठीक है। ऐसे ही 3y इसके बराबर आएगा, तो 3y बराबर आया हमारा x प्लस वाई प्लस 6 के, 3z बराबर आएगा इसके, यानी कि 3z बराबर आ गया हमारा w प्लस z माइनस का 1, और 3w बराबर आ जाएगा इसके, यानी कि 3w बराबर आ गया हमारा 2w प्लस 3। आई बात समझ में? तो हमने सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर रख दिए, क्यों? क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। तो पहले जो इजी सी क्वेश्चन है ना, जहां पे सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू सीधा आ रही है, तो पहले वो निकालते हैं। तो यहां से देखो x की वैल्यू आ रही है, x यहां के माइनस का हो जाएगा, 3x में से x गया 2x बराबर आ गया 4, x के लिए क्या आएगी 2 जाएगा डिवाइड में, यानी कि 4/2 यानी कि 2, तो x आ गया हमारा 2। सेम ऐसे यहां से w की वैल्यू सीधा आ रही है, 2w यहां के माइनस का हो जाएगा, तो 3w माइनस में 2w, यहां पे क्या रह गया 3, तो w की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, x की 2 आ चुकी है, मुझे यहां से y निकालना है, तो मैं x की वैल्यू जब 2 आ चुकी है उसे यहां पुट कर सकता हूं, तो मैंने यहां रख दिया निकालते वक्त, तो y यहां के माइनस का हो गया, 3y में से y गया 2y, x की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 कितना हो गया 8, तो 2y बराबर आ गया 8, y बराबर आ गया 8/2 यानी कि 4। सेम ऐसे यहां पे w की वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो w की जगह मैंने यहां पे कर दिया 3, तो 3z यूं का यूं, w की जगह कितना आ गया 3, z यहां के माइनस का हो जाएगा, अगले स्टेप में कर लेंगे, माइनस 1, 3 में से बन गया 2, z यहां के माइनस का हो गया, तो 3z और ये z हो जाएगा यहां पे माइनस का, तो 3z में से z कितना हो जाएगा 2z, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 2/2 यानी कि 1। तो सबकी वैल्यू आ चुकी, देखो कैसे कैसे, ठीक है। z बराबर आया हमारा 1, w आया 3, ठीक है, y आया 4 और x आया हमारा 2, ठीक है। तो ये थी हमारी w x y z की वैल्यू। उम्मीद है आप लोगों को दोनों वेरिएबल्स को सोल्व किया मैंने, दोनों इक्वेशन सोल्व करके यहाँ पे x और y की वैल्यू कैसे निकाली है मैंने, और यहाँ पे x y z w कैसे निकाला है, दोनों ही समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। जिसको इसकी स्क्रीनशॉट लेने ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, उसी एक्सरसाइज मैट्रिक्स 3.2 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, उसने एक फंक्शन दे रखा है हमारा, ये रहा फंक्शन, ठीक है, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, ठीक है। हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, fx मल्टीप्लाई बाय fy किसके बराबर होगा, fx प्लस y के, हमें ये शो करना है। तो पर मैंने यहाँ पे एक बात देखी, क्या इंपॉर्टेंट, कि भाई fx तो है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास fy नहीं है, तो मुझे पहले क्या निकालना होगा fy। मुझे नहीं पता कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करवाने पे ये इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा, पर मैं एक काम तो कर सकता हूं, क्या, कि मेरे पास fx है, मैं fy निकालूं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, वो कैसे आएगा नहीं आएगा उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये वाला स्टेप तो करें। आई मेरी बात समझ में? तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा fy कैसे आएगा, बहुत ईजी है, मैं साइड में निकाल देता हूं fy, तो fy हम निकाल लेते हैं। तो fy हमारा क्या आएगा, देखो जब यहाँ x था तो हर एक एलिमेंट में क्या था, पूरे में x था, जब यहाँ पे y हो जाएगा तो हर एक के x की जगह क्या हो जाएगा y हो जाएगा, बस इतना सा काम था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, यहाँ पे हो जाएगा साइन y cos y और 0, फिर 0 0 1। अब हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम सॉल्व कर रहे हैं अपना क्या, LHS, टेकिंग उल्टे हाथ की साइड, हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू कर दिया। उसमें करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, cos x माइनस साइन x 0, फिर साइन x cos x 0 और फिर 0 0 1, ये इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे, किससे, fy से। उसकी जगह क्या है, cos y माइनस साइन y 0, फिर साइन y cos y 0 0 0 1। तो हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है, ठीक है। आंसर आएगा नहीं आएगा उसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले मल्टीप्लाई तो करवाएं इन दोनों की। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो फिर से वही तरीका तो वही रहेगा मल्टीप्लाई करने का, वो नहीं बदलेगा, पहला रो पहला कॉलम। तो पहले चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ये ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर भी क्या है 3 क्रॉस 3। इसका मतलब ये से कट गया, यानी कि पहले वाली में जितनी कॉलम्स हैं, कितनी कॉलम है 3, अगले वाली में उतनी रो मौजूद है। इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या होगी 3 क्रॉस 3 की। तो सोल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम, तो इसकी से मल्टीप्लाई होती है, क्या हुआ cos x cos y, cos x cos y, ठीक है। दूसरे वाली दूसरे वाले से क्या हो जाएगा, बीच में प्लस आता पर इस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन x साइन y। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जब मैंने इसकी से मल्टीप्लाई करवाई तो बीच में तो प्लस आता है हमेशा, कि पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से, बीच में प्लस आता है, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर प्लस में तीसरे वाले से 0 इंटू में 0, तो 0,
फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहले रो की पहले कॉलम से हो गई, पहला रो दूसरा कॉलम, तो cos x इंटू में sin y, तो क्या हो जाएगा माइनस cos x sin y, बीच में प्लस दूसरे वाले दूसरे वाले से। फिर देखो यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। और sin x इंटू में cos y क्या हो जाएगा, sin x cos y। और फिर तीसरे वाले से 0 इंटू में 0 क्या हो जाएगा, 0। फिर तीसरा रो, पहला रो और तीसरा कॉलम, ठीक है, cos x इंटू में 0 क्या हो जाएगा, 0, माइनस sin x इंटू में 0, 0 क्यों, क्योंकि 0 गुना में कुछ नहीं हो, 0 ही होता है, और 0 इंटू में 1 वो भी 0, तो ये हो गया हमारा 0। फिर हमारा दूसरा रो, अब हमने पहले रो की तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, अपना दूसरा रो पकड़ेंगे, उसकी तीनों कॉलमों से कर देंगे बारी बारी। दूसरा रो पहला कॉलम, sin x इंटू में cos y, sin x इंटू में cos y, sin x cos y बीच में प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरे वाले से, तो cos x इंटू में sin y, और फिर तीसरे वाले से, तो 0 इंटू में 0 क्या हो जाएगा, 0। अब फिर से भाई दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस sin x sin y, माइनस sin x sin y, बीच में प्लस, फिर cos x cos y, cos x cos y, और फिर तीसरे वाले से 0 प्लस 0, 0 इंटू 0 0। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 0 इंटू में sin x, 0 इंटू में कुछ भी हो 0, फिर cos x इंटू में 0 वो भी 0, और फिर 0 इंटू में 1 वो भी 0, खत्म। अब क्या करेंगे, तीसरा रो उसी कर देंगे तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई, तो तीसरा रो पहला कॉलम 0 इंटू में cos y 0, 0 इंटू में sin y 0, 1 इंटू में 0 0, तो 0 आ गया। फिर इसकी से करेंगे 0 इंटू माइनस sin y 0, 0 इंटू में cos y 0, और फिर 1 इंटू में 0 वो भी 0, और फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम 0 इंटू में 0 0, 0 इंटू में 0 0, और फिर 0 1 इंटू में 1 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, मल्टीप्लाई खत्म। उम्मीद है मल्टीप्लाई करना सबको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, पिछले बहुत सारे क्वेश्चन करवाए मैंने, जैसे मैट्रिक्स शुरू करवाई है मल्टीप्लाई के, तो मैंने मल्टीप्लाई खत्म कर दिया। और मैं क्या प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है, उस पर फोकस करते हैं अपना। तो मैंने क्या देखा, देखो इसके प्लस में 0 है तो 0 कोई काम ही रहेगा, हट जाएगा 0, तो 0 प्लस में होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी यहाँ से भी 0 हट गया, यहाँ से भी 0 हटा दूंगा, यहाँ से भी 0 हटा दूंगा, ठीक है, और अब ये रह जाएंगे सिर्फ। अब यार एक सोल्व कैसे करेंगे इसे हम, तो इसे सोल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला सा बनता हुआ दिख रहा है मुझे ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने कल ही समझाया था, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो आप चाहे जेई की मैथ्स कर रहे हो, जेई की मैथ्स के लिए चैप्टर पढ़ रहे हो ये वाला, या फिर 12th के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आएगा फिर, अब देखो cos x cos y माइनस में sin x sin y, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा cos x प्लस y का, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा cos x प्लस y, इसकी जगह आ गया cos x प्लस y। यहां से माइनस कॉमन आता दिख रहा है मुझे, तो जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा, देखो मैं इसी सेम स्टेप में माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो जब भी माइनस बाहर आएगा तो ये क्या सिंबल दोनों चेंज कर देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्यों, ताकि जब दोबारा माइनस को अंदर भेजूं तो ये भी नेगेटिव हो जाए और ये भी नेगेटिव हो जाए, तो सिंबल चेंज हो गए। अब यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया हमारा cos x sin y, ठीक है, और यहाँ पे sin x cos y, यानी कि cos x cos y और cos x sin y और sin x cos y। वैसे ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, फॉर्मूला ये होता है sin x cos y प्लस में cos x sin y, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है sin x प्लस y का। तो यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा ही, इसकी जगह क्या आ जाएगा sin x प्लस y। मैं चाह रहा हूँ फॉर्मूला आपके सामने बोर्ड पे लिख देता हूँ, cos x प्लस y का फॉर्मूला ये होता है cos x cos y, ठीक है, माइनस में sin x sin y, ठीक है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में लगाया था। फिर आता है हमारा cos x माइनस y का, सिर्फ यहां प्लस हो जाएगा, फिर cos x cos y प्लस में sin x sin y, और फिर आता है हमारा sin x प्लस y का, वो क्या हो जाएगा sin x cos y प्लस में cos x sin y, और फिर हमारा फॉर्मूला किस चीज का आएगा sin x माइनस y का, और उसका फॉर्मूला क्या होता है sin x cos y माइनस में cos x sin y। तो बस अब जब नीचे स्टेप में देखा तो क्या हो गया sin x cos y प्लस में cos x sin y, किसका फॉर्मूला हो गया ये sin x प्लस y का। और जब मैं यहाँ की बात करने लग गया तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया cos x cos y माइनस sin x sin y, तो cos x cos y माइनस sin x sin y किसका फॉर्मूला था cos x प्लस y का। तो यहाँ पे क्या आ गया cos x प्लस y। यहाँ की बात करूँ तो 0 प्लस में 0 प्लस में 0 0 ही रहेगा, फिर यहाँ भी 0 ही रहेगा, नीचे ये 0 था, ये 0 और ये 1। तो बस ये हो गया प्रूफ किसके fx प्लस y के। देखो जहां जहां फंक्शन में हमारे पास x था वहां पे क्या लाके दिखा दिया हमने x प्लस y,
x प्लस वाई, जीरो तो है ही, 0 0 1, फिर ये 0 0, यहाँ भी देखो साइन x की जगह क्या आ गया x प्लस वाई, कोस x की जगह क्या आ गया x प्लस वाई। तो हमने क्या देखा कि जहां जहां फॉर्मूले में हमारे पास फंक्शन में x था वहां पे क्या आ चुका है x प्लस वाई। हमें यही तो प्रूव करना था कि जब हम fx की मल्टीप्लाई fy से करवाएंगे तो फंक्शन में जहां जहां x वहां पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई। तो हो गया प्रूफ। इसका मतलब हमारा LHS हमारे RHS के बराबर आ चुका है। इस तरीके से हमारा 13 क्वेश्चन ढेर हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले कंसेप्ट के साथ। अगला कंसेप्ट बोल रहा हूं अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 14। जिसको इसकी स्क्रीनशॉट लेना है फिर फोटो खींचने ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ हमें दिखाना है क्या कि देखो यहाँ पे शो दैट करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर नहीं आएगी। तो किसी ने ध्यान से देखा तो देखना ध्यान से एक बार कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का नाम ए रखता हूं और इसका नाम मैंने बी रखा, तो इसने अब इस ए को पीछे भेज दिया और इस बी को सिंपल से आगे ले आया। मतलब क्या, वो सीधा ये करवाना चाह रहा है कि a इंटू बी बराबर नहीं होता b इंटू ए के। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या कि मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है, जनरली a इंटू बी, ठीक है, और b इंटू ए इक्वल नहीं होते हैं। आई बात समझ में? तो बस हमें भी दिखाना है इन दोनों मैट्रिक्स के एग्जांपल से, और इसका सेकंड पार्ट भी है। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले तो हम फर्स्ट में करना है क्या, हमें दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है, तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो पर देखते हैं क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो पहली बात तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि उसने खुद दे रखा है क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। फिर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 क्रॉस 2 की। सोल्व करना शुरू करते हैं। पहला रो पहला कॉलम, तो पहले वाले की पहले वाले से मल्टीप्लाई, 5 2 10, बीच में प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तो -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, बीच में प्लस दूसरे वाले दूसरे वाले से, -1 इंटू 4, ठीक है -4। तो पहले रो की हमने पहले कॉलम से कर दी, फिर पहले रो की दूसरे कॉलम से भी कर दी। ठीक है, उम्मीद है आप सबको मल्टीप्लाई करनी आती होगी। जिनको नहीं आती करनी तो प्लीज ये वीडियो ना देखें, उससे पहले आप ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो देखें। तो पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम भी हो गया। अब दूसरे रो को पकड़ेंगे, उसकी दोनों कॉलमों से करेंगे। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 दूनी 12, बीच में प्लस, यानी कि पहले वाले की पहले वाले से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले, साथ ही 21। फिर अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो पहले वाले की पहले वाले से 6 गुना में 1 6, बीच में प्लस, दूसरे वाले दूसरे वाले से 7 चौक 28। सोल्व कर लेते हैं इसे। तो ये कितना आ रहा है हमारा 10 में से, अब देखो प्लस माइनस माइनस, 10 में से घट गया 3, कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 में से आ गया 1 आ जाएगा। 12 जमा 21 कितना हो जाएगा 33, और यहाँ पे 28 जमा 6 कितना हो जाएगा 34। तो बस ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका ये वाला पार्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 2 1 3 4, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इससे, किससे 5 -1 6 और 7। तो शुरू करिए हमने मल्टीप्लाई करनी। तो फिर से भाई क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो भाई 2 क्रॉस 2 की ये भी है, 2 क्रॉस 2 की ये भी है, इससे कट गया, और जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 क्रॉस 2 की मल्टीप्लाई होने के बाद। तो शुरू करते हैं। फिर से भाई सिंपल ये याद रखना है कि भाई पहला रो पहला कॉलम, मतलब अगर पहला रो पकड़ा उसकी दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई, तो पहले वाले की पहले वाले से 2 5 10, बीच प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से 1 इंटू 6 6। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 2 इंटू -1 -2, बीच प्लस, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से 1 इंटू 7 7। फिर दूसरा रो उसी दोनों कॉलमों से, दूसरा रो पहला कॉलम, 5 3 15, बीच प्लस, फिर दूसरे वाले से 6 चौक 24। ठीक है, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 गुणा -1 -3, बीच प्लस, 7 चौक 28। तो ये हो गया। अब सोल्व कर देंगे हम इसे, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 जमा 6 16। ठीक है, -2 प्लस 7, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में 2 गए 5, या 24 जमा 5 29, और 10 39, 28 में से घट के 3, प्लस माइनस माइनस, 28 में गए 3, कितना आ गया 25। तो ये आ चुका हमारा आंसर। ठीक है, किसका, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई ये मैट्रिक्स इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब हमने क्या शो कर दिया कि भाई ये वाली चीज के बराबर नहीं है, यानी कि हम लिख सकते हैं 7 1 33 34, हमने शो कर दिया है बराबर नहीं आया है किसके, 16 5 39 25। क्यों, अगर ये बराबर होते तो इनका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता, पर मुझे तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट सेम नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया a इंटू बी इंटू के बराबर नहीं होता है। इससे प्रॉपर्टी फिर दोबारा याद दिला दी मैंने आपको, क्या कि जनरली मैट्रिक्स में नंबरों की तरह, इस नंबरों में नहीं होता 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 6 ही आना होता है, 4 इंटू 2 कर लो चाहे 2 इंटू 4 आना 8 ही है, पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में a इंटू बी इंटू जनरली अलग अलग ही आते हैं, जो हमें दिख भी गया।
ठीक है। इसका सेकंड पार्ट ऐसा ही है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है उसमें, वो भी सोल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। जिसको यहाँ तक की फोटो खींचने खींच सकता है, फिर मैं उतने हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, बस बताया था मैंने आपको, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे देगा वो। फिर से भाई देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ए मानता हूँ और इसको बी मानता हूँ, तो उसने अगले स्टेप में बी को आगे कर दिया और ए को पीछे कर दिया। मतलब हमें फिर से क्या दिखाना है कि a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है, जो कि हम पहले ही जानते हैं, जनरली a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं आता है। फिर भी इसने भी क्वेश्चन दिया है, टाइम पास क्वेश्चन है, फॉर्मेलिटी के लिए करवा रहा हूँ, करवा देता हूँ। यहाँ देखते हैं अब, ठीक है। इसी से कम मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। अब सोल्व कैसे करेंगे, पहले इसका ऑर्डर चेक करते हैं। 3 इंटू 3 3 इंटू 3। जब मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था, मैंने समझाया था क्या कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर जब भी पॉसिबल है जब पहले वाली में जितनी कॉलम हो अगले वाली में उतनी रो मौजूद होनी जरूरी है, वरना मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या पहले वाले में कितनी कॉलम है, यहाँ पे 1 2 3 कॉलम है, अगले में 3 ही रो है। इसका मतलब 3 से हमारा 3 कट गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम इस केस में भी क्या होगा, ये भी 3 इंटू 3 ये भी 3 इंटू 3, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जो मैट्रिक्स बनेगी नहीं वो भी क्या बनेगी, 3 क्रॉस 3 की। तो सोल्व करते हैं। तो फिर से भाई पहला रो पहला कॉलम, तो पहले वाले की पहले वाले से 1 गुणा है -1 बीच में प्लस, दूसरे वाले की दूसरे वाले से 2 गुणा में 0 2, और तीसरे वाले की तीसरे वाले 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये होगी पहले रो की पहले कॉलम से। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले वाले की पहले वाले से 1 इंटू 1 1 बीच में प्लस, दूसरे वाले की दूसरे वाले से 2 इंटू -1 -2, फिर बीच में प्लस, तीसरे वाले की तीसरे वाले से 3 3 9, ठीक है। फिर पहला रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 0 0 बीच में प्लस, दूसरे वाले से 2 इंटू 1 2 बीच में प्लस, तीसरे वाले की तीसरे वाले से 3 चौक 12। ये हो गया, हमने कर दी पहले रो के तीनों कॉलमों से। अब दूसरा रो पकड़ेंगे, इसी कर देंगे तीनों कॉलम से। तो दूसरा रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू में -1 0 बीच में प्लस, 1 इंटू में 0 0, ठीक है। और फिर 0 इंटू में 2 क्या हो जाएगा 0। तो ये कर दी हमने दूसरे रो की पहले कॉलम से। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 इंटू में कुछ भी हो 0 बीच में प्लस, दूसरे वाले से 1 इंटू -1 बीच में प्लस, तीसरे वाले से 0 इंटू में 3 क्या हो जाएगा 0। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम 0 इंटू में 0 0 बीच में प्लस, 1 इंटू में 1 1 बीच में प्लस, 0 इंटू में 4 0 0 इंटू में कुछ भी हो 0 हो जाएगा। फिर अब पकड़ेंगे तीसरे रो को, तीसरे रो कर देंगे तीनों कॉलमों से। तो तीसरा रो पहला कॉलम 1 इंटू -1 पहले वाले की पहले वाले से, 1 इंटू में 0 दूसरे वाले से, तो 1 इंटू में 0 क्या हो जाएगा 0 बीच में प्लस, तीसरे वाले की तीसरे वाले से 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 बीच में प्लस, 1 इंटू में -1 दूसरे वाले से, तो -1, और 0 इंटू में 3 क्या हो जाएगा हमारा 0। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 इंटू में 0 0 बीच में प्लस, 1 इंटू में 1 1 बीच में प्लस, और 0 इंटू में 4 क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये भी क्या हो गया हमारे खत्म, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं हम इसे। तो 6 जमा 2 8, 8 में से घट गया 1 तो कितना आ गया 7, क्योंकि नेगेटिव था ये। प्लस माइनस माइनस 1 में 2 क्या -1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 8, 12 और 2 14, 0 को कितनी बार जोड़ लो 0 ही आएगा, -1 प्लस 0 तो -1 ही रहेगा। 1 प्लस 0 प्लस 0 1, यहाँ पे -1 प्लस 0 प्लस 0 -1 और देखो प्लस माइनस माइनस 1 में समझ गया 0, और 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1, और 1 प्लस 0 फिर से 1, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पूरी तरीके से ये वाला मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सोल्व। अब वहां कर लेते हैं इन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सोल्व। तो फिर से वही तरीका तो वही रहेगा, पहला रो उठाऊंगा उसी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहला रो पहला कॉलम, तो -1 इंटू में 1 क्या हो जाएगा -1 पहले वाले की पहले वाले से, फिर 1 इंटू में 0 दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। फिर तीसरे वाले की तीसरे वाले से 0 इंटू में 1 0। फिर हमारा क्या होगा पहला रो दूसरा कॉलम, -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2 बीच में प्लस, दूसरे वाले की दूसरे वाले से 1 इंटू 1 1, फिर तीसरे वाले से 0 इंटू में 1 क्या हो जाएगा 0। फिर हम क्या करेंगे पहले रो के तीसरे कॉलम से, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू में 3 क्या हो जाएगा -3 बीच में प्लस, ठीक है। फिर दूसरे वाले से, तो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 गुना में कुछ भी हो 0 होता है, ठीक है। फिर 0 गुना में 0, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो गई हमारी पहले कॉलम की तीनों से मल्टीप्लाई। अब मैं करूंगा, अब मैं पकड़ूंगा दूसरा रो, उसी करूंगा तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई। तो R2 और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 0 इंटू में 1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि पहले वाले की पहले वाले से, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से -1 इंटू में 0 0, और फिर तीसरे वाले से तो 1 इंटू में 1 1। फिर वही R2 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 इंटू में 2
तो 0 गुना में कुछ नहीं हो, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा फिर से, तो 0 बीच में प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से -1 इंटू में 1 क्या हो जाएगा -1, फिर बीच में प्लस और तीसरे वाले से 1 इंटू में 1 1। तो ये हो गई दूसरे रो की दूसरे कॉलम से। अब मैं करूंगा दूसरे रो की तीसरे कॉलम से, तो 0 इंटू में 3 की जानते कितना हो जाएगा हमारा 0, फिर -1 इंटू में 0 कितना हो जाएगा, ये हो गया 0, क्यों, क्योंकि 0 गुना में कुछ भी हो 0, और 1 इंटू में 0 क्या हो जाएगा 0, ये हो गए 0 0 0। फिर अब पकड़ेंगे बस तीसरी रो, इसी कर देंगे तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई। तो तीसरी रो पहला कॉलम, तो पहले वाले की पहले वाले से 2 गुना में 1 2, बीच में प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से 3 इंटू 0 0, और तीसरे वाले की तीसरे वाले से 4 इंटू 1 4। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 2 4, बीच में प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से 3 इंटू 1 3, बीच में प्लस और तीसरे वाले की तीसरे वाले से 4 इंटू 1 4। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 3 6, बीच में प्लस दूसरे 3 इंटू 0 0, बीच में प्लस और 4 इंटू में 0 0, बीच में प्लस। खत्म। तो ये होगी हमारी मल्टीप्लाई खत्म। बस सोल्व कर लेते हैं इसे। तो -1 अभी तो हम चेक कर रहे थे ना, अभी कोई सिंबल मत लगाओ। -1 प्लस 0 -1, ठीक है, -2 प्लस 1 -1, -3 प्लस 0 -3, 0 प्लस 0 प्लस 1 1, -1 प्लस 1 0, यहाँ पे 0 और 0 0, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 3 7 7 4 11, ठीक है, 6 जमा 0 क्या हो जाएगा 6। तो देखो क्या दोनों बराबर आए, तो जी नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं आए, ठीक है। तो बस हम फिर से क्या बोल देंगे, a इंटू बी इंटू के बराबर नहीं आया, मतलब क्या, हमने इस किस से मल्टीप्लाई करवाई और फिर इस किस से करवाई, दोनों इक्वल नहीं आए हैं। इस तरीके से खत्म हो गया हमारा 14 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ, जिसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 3.2 का ही। क्वेश्चन नंबर 15 उसमें बोला क्या है कि भाई हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i सोल्व करना होगा हमें, पर उसके लिए मैंने क्या देखा कि मुझे क्या चाहिए, तो a स्क्वायर चाहिए, चलो 5 तो निकाल लूंगा, a की 5 से मल्टीप्लाई करनी, वो भी हो जाएगा 6i का मतलब क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ध्यान रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की लेना जिस ऑर्डर की बाकी मैट्रिक्स हो, जैसे कि ए है या फिर ए स्क्वायर आएगी, आई बात समझ में, तभी प्लस माइनस कर पाओगे ना आप। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 3 की, अगर उसे नहीं भी रखा तब भी समझ जाना क्या कि भाई प्लस माइनस करना है, तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो जिस ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की हमें क्या लेनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेनी है 6 के मल्टीप्लाई में, आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैंने अब क्या देखा कि भाई ए स्क्वायर, सबसे बड़ी मुसीबत तो क्या है, ए स्क्वायर, जो मुझे निकालना था। नहीं कई बोलेंगे भैया ए स्क्वायर तो बाएं हाथ खेल है, यहाँ पर लिख देना ए स्क्वायर, हर एक में स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि स्क्वायर करना मुझे सबको आती होगी, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है, क्योंकि -1 इंटू में -1 प्लस 1 होता है, और 0 का स्क्वायर 0। तो ये सरासर गलत तरीका है ए स्क्वायर निकालने का। तो पहले में क्या सीखना होगा कि ए स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो चलो ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू ए। मतलब क्या, मैं ए स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ, a इंटू ए, यानी कि जब a गुना में a क्या हुआ तब a स्क्वायर आया होगा। तो इसका मतलब अगर मैं a की मल्टीप्लाई, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई a से कर दूं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो शुरू करते हैं मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। तो बस a की मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। तो देखो भाई यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम, तो पहले वाले की पहले वाले से मल्टीप्लाई करने से बहुत ही होगी, पहले वाले की पहले वाले से 2 2 4, बीच में प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से 0 इंटू में 2 0, बीच में प्लस तीसरे वाले की तीसरे वाले से 1 इंटू 1 1। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहले वाले की पहले वाले से 2 इंटू 0 0, बीच में प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से 0 इंटू में 1 0, फिर बीच में प्लस तीसरे वाले से 1 इंटू -1 -1। फिर पहला रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 2, पहले वाले की पहले वाले से बीच में प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से 0 इंटू में 3 0, बीच में प्लस तीसरे वाले से 1 इंटू 0 0, ना कि 1, क्योंकि 0 में कुछ भी 0 हो जाएगा। फिर दूसरा रो पकड़ेंगे, इसकी तीनों कॉलम से कर देंगे, क्यों, पहले रो को उठाया था तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। अब दूसरा रो पहला कॉलम 2 2 से क्या हो जाएगा 4, बीच में प्लस दूसरे से 1 इंटू 2 2, बीच में प्लस तीसरे वाले 3 इंटू 1 3। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, बीच में प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 1, बीच में प्लस
फिर तीसरे वाले से 3 इंटू -1 -3, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, बीच प्लस दूसरे वाले से 1 इंटू 3 बीच प्लस 3 इंटू 0 0 और बीच प्लस, फिर तीसरा रो पहला कॉलम, तो पहले वाले से 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, बीच प्लस आता तो जरूर प्लस लगा ही देते हैं, फिर दूसरे वाले से -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा -2, बीच प्लस तीसरे वाले से 0 इंटू 1 0, फिर दूसरा रो और तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 0 पहले वाले से तो 0, बीच प्लस दूसरे वाले से -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1, बीच प्लस, फिर तीसरे वाले से 0 इंटू -1 क्या हो जाएगा 0, फिर तीसरा कॉलम 1 इंटू 1 बीच प्लस दूसरे वाले से -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3, और फिर लास्ट में तीसरे वाले से 0 इंटू 0 0। तो ये हो गया हमारा a की a से मल्टीप्लाई, यानी कि हमने a स्क्वायर निकाल लिया है। पूरा सोल्व कर लेते हैं अभी से बस। तो जो a स्क्वायर है उसकी जगह आ जाएगा 4 + 1 5 -1 और फिर 2, 4 जमा 2 6, 6 और 3 9, -1 प्लस माइनस 1 में 3 गया -2, 2 जमा 3 5, फिर यहाँ प्लस माइनस 2 में 2 गया 0, -1 और फिर माइनस प्लस माइनस 1 में 3 गया -2। तो ये आ गया, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, माइनस का 5 है, तो a स्क्वायर हमने सीधा पुट कर देते हैं, यही वाली वैल्यू -5 यानी कि 5 ही करनी है a से मल्टीप्लाई। तो a की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, a मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, और फिर क्या करना है प्लस में 6 आई, 6 यूं का यूं, आई की जगह क्या आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सोल्व करना शुरू करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये आ गया। यहाँ पे हो जाएगी 5 की सबसे मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि जब भी किसी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की जाती है तो उसका हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो 5 से क्या हो जाएगा 10, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5 और 5 3 15, 5 1 5, 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू 0 0, ठीक है। और प्लस में 6 की सबसे होगी 6 इंटू 1 6, 0 से करो मिले तब भी 0 ही रहेगा, तो 0 6 0 0 0 6 बस, क्योंकि सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगी, बाकी तो हर जगह 0 है और 0 बनाना कुछ हो जाएगा फिर 0 ही हो जाएगा। तो बस ये आ गया। अब सोल्व कर देते हैं इसे। तो काम करें, देखो इसमें हमें जोड़ना है, कैसे भी कर सकते हो आप सोल्व, मैं सिंपल तरीके से कर रहा हूं। इसमें इसे जोड़ना है तो जोड़ के अब फिर ये घटा दूंगा। तो देखो 5 जमा 6 11, 11 में से घट गया 10, तो क्या आएगा 1, ठीक है। -1 और प्लस 0 -1 और -0 क्या रहेगा -1, 2 + 0 2 और -5 तो -3, 2 में से घट गया 5 तो -3 ही आएगा ना। फिर 9 + 0 9 में से घट गया 10 तो कितना आएगा -1, -2 + 6 कितना आएगा 4, 4 में से घट गया 5 तो कितना आएगा -1, 5 जमा 0 5, ठीक है, और उसमें से घट गया 15 तो कितना आएगा -10। फिर 0 + 0 0 0 में से घट गया 5 तो क्या आएगा -5, -1 + 0 तो -1 और उसमें से घट गया, ध्यान समझना, -1 + 0 -1 और उसमें से घट गया घटा का 5 तो घटा जमा 5 तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गया 4, ठीक है। -2 + 6 तो क्या आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो 4 रह गया, 4 में से घट गया 0 तो क्या रहेगा 4। तो ये आ गई हमारी वैल्यू इस पूरे पार्ट की, a² -5 है प्लस 6 आई। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी ढेर हो चुका है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है वो, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है उसने, क्या 3 × 3 की, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, क्या मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, 9 एलिमेंट्स है इसमें। प्रूव क्या करना है हमें कि a³ - 6a² + 7a + 2i बराबर आएगा 0 के। हमें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है, कि a³ - 6a² + 7a + 2i बराबर है 0 के। तो ये प्रूफ तो आपको होना मेरे पास, एक तो पहली बात a³ हो, एक a² हो, चलो a तो है हमारे पास, यहाँ पुट कर सकते हैं मेरे को आराम से, और i मुझे पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डिनोट किया हुआ है, तो वो मैं वहां पे रख दूंगा। लेकिन दिक्कत है मेरे पास क्या चीज नहीं है, एक तो a³ नहीं है और एक a² नहीं है, तो पहले मुझे a³ और a² निकालना होगा।
तो पहले तो मैं जाऊंगा ए स्क्वायर से पहले ए क्यूब से पहले ए स्क्वायर निकालने, और मैंने ए स्क्वायर आपको इससे पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ए स्क्वायर निकाला था हमने। तो ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर दो जितनी मैट्रिक्स के अंदर है। ए स्क्वायर निकालने का एक तरीका होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ए इंटू ए। क्या कि जैसे ही मैं ए की ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए की जगह क्या है 102 021 और 203, तो ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसी से कर दो, इससे 102 021 और 203। तो ए की मल्टीप्लाई ए से करूंगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। और कैसे करोगे मल्टीप्लाई, वो आपको सिखाई रखी है। क्या कि पहले बात तो चेक करो कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या है, इसमें जितनी कॉलम है ना अगली वाली में उतनी ही रोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितनी कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, हमें अगली मैट्रिक्स में उतनी ही रो चाहिए। तो क्या अगली मैट्रिक्स में 3 रो मौजूद है, तो जी बिल्कुल, पहली वाली में 3 कॉलम है तो अगली वाली में 3 रोज है। इसका मतलब मैं यूं भी समझ सकता हूं कि इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, इस 3 से 3 कटना चाहिए, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी ना वो बनेगी इन ऑर्डर की, जो बच गए नंबर, यानी कि 3 क्रॉस 3 की। तो चलो शुरू करते हैं करना मल्टीप्लाई। सिंपल सा एक सिंबल याद रखना, ये वाला, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कैसे, पहले रो को पकड़ूंगा, इसकी बारी बारी तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करूंगा। और कैसे करने हैं मल्टीप्लाई, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो में। जिसने वो वीडियो ना देखी हो पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी। अब शुरू करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 की 1 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 बी से प्लस, ठीक है, पहले वाले की पहले वाले से, फिर 0 इंटू में 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और फिर 2 इंटू में 2 क्या हो जाएगा हमारा 4, यानी कि तीसरे वाले की तीसरे वाले से। तो ये होगी पहले रो की पहले कॉलम से। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू में 0, तो 0 गुणा में कुछ भी हो 0 खत्म, फिर 0 गुणा में 2, फिर वही 0 गुणा में कुछ भी हो 0 खत्म, और फिर तीसरे वाले से 2 इंटू में 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये होगी हमारी पहले रो की दूसरे कॉलम से। अब पहला रो तीसरा कॉलम, तो 1 इंटू में 2 क्या हो जाएगा 2, यानी कि पहले वाले की पहले वाले से, फिर 0 इंटू में 1 वो भी 0, यानी कि दूसरे वाले की दूसरे वाले से, और फिर 2 इंटू में 3 6, यानी कि तीसरे वाले की तीसरे वाले से। तो ये होगी हमारी R1 की एक बार किससे, C1 से, C2 से और फिर C3 से, तीनों से कर दिए मल्टीप्लाई। अब पकड़ेंगे अपना R2, ठीक है, और इसी करेंगे बारी बारी तीनों कॉलमों से, तो R2 और C1, ठीक है, यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम। तो 0 गुणा में 1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 गुणा में कुछ भी हो खत्म, फिर 2 गुणा में 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, बीच में प्लस, और फिर 1 गुणा में 2 क्या हो जाएगा 2। तो ये होगी हमारी किसकी, R2 की C1 से। अब R2 और C2, 0 गुणा में 0 0, बीच में प्लस, 2 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 4, बीच में प्लस, और 1 गुणा में 0, वो क्या हो जाएगा हमारा 0। फिर R2 की तीसरे कॉलम से, ठीक है, तो 0 गुणा में 2 क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 गुणा में कुछ भी हो 0, 2 गुणा में क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, और फिर लास्ट वाले की लास्ट वाले से 1 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 3। तो ये आ गया। अब R3 को पकड़ेंगे, इसकी बारी बारी तीनों कॉलमों से कर दूंगा, तो R3 और C1, यानी कि तीसरा रो पहला कॉलम, 2 गुणा में क्या हो जाएगा 2, बीच प्लस, 0 गुणा में 0 क्या हो जाएगा 0, बीच प्लस, और 3 गुणा 2 कितना हो गया 6, ठीक है। अब R3 दूसरा कॉलम, 2 गुणा में 0 क्या हो जाएगा 0, बीच में प्लस, 0 गुणा में 2 क्या हो जाएगा 0, बीच में प्लस, और 3 गुणा में 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारी R3 की C2 से। अब R3 और C3, 2 गुणा में 2 क्या हो गया 4, बीच में प्लस, ठीक है, 0 गुणा में कितना हो जाएगा 0, बीच में प्लस, और 3 गुणा में 3 कितना हो गया 9। तो ये होगी हमारी A की A से मल्टीप्लाई, यानी कि हमारा A स्क्वायर आ जाएगा इसको सोल्व करते ही। तो निकाल लेते हैं अपना A स्क्वायर। तो हमारा A स्क्वायर आ चुका है 4 और 1 5, 0 की 3 वैल्यू जोड़ लो 0 ही रहेगा, 2 जमा 6 8 आ गया वहां से, 2 आ गया यहां से, फिर 4, 2 जमा 3 5, ठीक है, 6 जमा 2 8 हो गया इस वाले एलिमेंट में, यहाँ पे 0 कितना जोड़ लो 0 ही रहेगा, और वहां पे 9 जमा 4 13। तो ये आ गया हमारा A स्क्वायर। तो अब अगर मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है A क्यूब। अब A क्यूब जो निकलेगा वो A स्क्वायर की हेल्प से निकलेगा। यहां मैं कोई इंपॉर्टेंट बात समझा दूं, ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर है और कुछ नहीं सवाल में। अगर आपने एक भी स्टेटमेंट या फिर एक भी कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक कर दी, तो जैसे मान लो आपने A स्क्वायर गलत कर दिया, तो A स्क्वायर के हेल्प से क्या आएगा हमारा A क्यूब। बताऊं अभी कैसे आएगा, तो भी गलत हो जाएगा, और A क्यूब A स्क्वायर सब गलत आ गया तो आप यहाँ पुट करोगे आपका प्रूफ ही नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में। तो कैलकुलेशन का थोड़ा खास ध्यान रखना इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो A क्यूब क्या होता है हमारा A स्क्वायर इंटू में A, तब ये सोल्व करते हैं। तो A स्क्वायर तो हमारे पास ये रहा, अब इसकी A से और मल्टीप्लाई करनी है तो हमारा आएगा A क्यूब। अब A कितना था वो रहा ऊपर,
102, 0 21 और 203। ये आ गया। अब हम सॉल्व कर देंगे अपना ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा ए की पावर 3। तो निकालने का हमें ए की पावर 3, तो फिर से वही तरीका, पहला रो पहला कॉलम, तो 5 गुणा में 1 5, बीच में प्लस, दूसरे वाले से 0 इंटू में 0 0, बीच में प्लस, और 8 दूनी 16, यानी कि तीसरे वाले से। अब पहला रो दूसरा कॉलम, 5 गुना में 0 0, क्योंकि 0 गुना में कुछ भी हो 0, 0 गुना में 2 फिर 0, और फिर 8 गुना में 0 ये भी 0। अब क्या करूंगा मैं, ठीक है, तीसरा रो पहला रो तीसरा कॉलम, 5 दूनी 10, बीच में प्लस, 0 गुना में 1 0, बीच में प्लस, और 8 गुना में 3 कितना हो गया हमारा 24। तो ये आ गया हमारा 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारी R1 की तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई। अब मैं करूंगा, अब मैं उठाऊंगा अपना R2 यानी कि दूसरा रो, इसी करता हूं पहले कॉलम से। तो 2 गुना में 1 2, बीच में प्लस, 4 गुना में 0 0, बीच में प्लस, और 5 दूनी 10। ये हो गया हमारा R2 की C1 से। अब R2 इंटू C2, 2 गुना में 0 0, बीच में प्लस, 4 गुना में 2 8, बीच में प्लस, और 5 गुना में 0 0। फिर R2 की C3 से, 2 गुना में 2 कितना हो गया 4, बीच में प्लस, 4 गुना में 1 कितना हो गया 4, बीच में प्लस, और 5 गुना में 3 कितना हो गया 15। तो ये आ गया हमारा। फिर मैं पकड़ूंगा अपना R3, इसी कर दूंगा बाकी सारे कॉलमों से, यानी कि तीनों कॉलमों से। तो R3 और हमारा C1, तो 8 गुना में 1 कितना हो गया 8, बीच में प्लस, अब दूसरे वाले से 0 इंटू में 0 कितना हो जाएगा 0, बीच में प्लस, 13 दूनी 26। तो ये आ गया। और फिर R3 और C2, तो पहले वाले से, तो 8 इंटू में 0 0, बीच में प्लस, 0 इंटू में 2 0, दूसरे वाले से, और 13 इंटू में 0 क्या हो जाएगा 0। फिर R3 की लास्ट वाले कॉलम से, 8 दूनी 16, बीच में प्लस, ठीक है, 0 गुना में 1 0, बीच में प्लस, और 13 3 39। तो ये आ गया। ठीक है, अब सोल्व कर लो इसे, क्या आएगा हमारा आंसर। तो सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करूंगा तो 16 का 5 कितना हो गया 21, यहां तो आ गया 21, 0 कितनी बार भी जोड़ लो 0 रहेगा। 24 जमा 10 कितना हो गया 34, यहां तो आ गया 34। 10 जमा 2 कितना हो गया 12, तो यहां आ गया हमारा 12। यहां पे था हमारा 8 प्लस 0 प्लस 0, तो यह रहेगा हमारा 8 ही। यहां पे हो गया, ये था हमारा 4, तो 15 जमा 4 कितना हो गया। फिर भी बार चेक कर लेते हैं इसे। ये आया होगा हमारा, जो हमने मल्टीप्लाई की होगी दूसरे रो की लास्ट वाले कॉलम से। तो 2 गुना में 2 4, 4 गुना में 1 4, हाँ ठीक है 4 ही था वो। 4 जमा 4 कितना हो गया 8, 15 8 कितने हो गए 23, क्योंकि भाई कोई भी रिस्क नहीं सकते, एक गलती सारा क्वेश्चन का लॉस हो जाएगा। 26 जमा 8 कितना हो गया हमारा 34, तो यहाँ तो आ गया हमारा 34, फिर 0, ठीक है, और 16 और 39, 39 से 45 और 10 55, ये हो गया हमारा 55। अब देखो ए क्यूब तो आ चुका, इसमें से माइनस कर रहे हैं 6 ए स्क्वायर। तो भाई देखो ए क्यूब कहीं रहने, तो 6 के मल्टीप्लाई में लिख दो ए स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर क्या है हमारा, ठीक है, ए स्क्वायर ये था, यहाँ निकाल रखा था हमने ए स्क्वायर का टोटल, और इसको निकाल सोल्व करने के बाद ये आया था। तो 502 508 245 और 8013, ये आ गया हमारा। अब प्लस में 7a, तो 7 यू का यूं ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख दो। ए मैट्रिक्स क्या है, ये ऊपर वाली 102 021 और 203, ये आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स। फिर क्या करना है हमें, प्लस में 2i की जगह क्या आ गया 10010100001, ये आ गया, कोई दिक्कत। अब सोल्व कर देते हैं इसे। सोल्व कैसे करूंगा, फिर से वही तरीका, 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये आ गया। माइनस में 6 की सबसे करनी है, 6 गुना 5 कितना हो गया 30, 6 0 0, 6 8 48, 6 दूनी 12, 6 4 24, 6 5 30, 8 6 48, 6 0 0, 13 6 78। ठीक है, ये करी हमने 6 की सबसे मल्टीप्लाई। और क्यों करी, क्योंकि भाई मैंने समझाया था जब भी किसी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे कर दी 6 की सबसे मल्टीप्लाई। यहाँ हमारा कैसे होगा, अब यहाँ होगी 7 की सबसे मल्टीप्लाई, क्यों 7 भी तो कांस्टेंट है, और जब भी किसी कांस्टेंट की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की जाती है तो उसका हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो 7 गुना में 1 0, 7 गुना में 1 7, 7 गुना में 0 0, 7 दूनी 14, 7 0 0, 7 2 14, 7 1 7,
7 दूनी 14, 7 0 0, 7 21 ये आ गया। और यहाँ हमारी 2 की भी सबसे होगी, और सबसे क्या बस इन 3 से होगी, बाकी केस में तो 0 ही बन जाएगा वो। 2 गुणा में 1 2, 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 ये होगी मल्टीप्लाई। अब देखो ये तीनों प्लस में है और सिर्फ एक ये सिंगल माइनस में है, तो एक काम कर लेंगे हम, तो इन तीनों को एलिमेंट्स को जोड़ते चलेंगे, उसमें से माइनस करके देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो अब 21 जमा 7 28, 28 जमा 2 30, 30 में से घट गया ये 30, तो कितना आएगा 0, यहाँ 0 आ गया। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 में से घट गया 0, तो 0 ही रहेगा। 34 जमा 14 कितने हो गए 34 और 4 हो गया हमारा 38, 38 और 10 48 में से घट गया 48, तो 0 आएगा, ये भी 0 हो गया। ओए होए कितनी खुशी हो रही है। 12 प्लस 0 0 प्लस 0, 12 प्लस 0 12 और फिर प्लस में 0, तो 12 ही रहेगा, 12 में से 12 गए 0। अब 8 प्लस 14, तो 14 8 होता है 22, 22 और 2 24, क्या 24 है? हाँ बिल्कुल, अरे 0 कर दिया ये भी। 23 जमा 7 कितने हो गए 30, क्या 30 है? यहाँ बिल्कुल है 30, तो ये भी 0 हो जाएगा। 34 जमा 4 कितने हो गए 34 होता 38 और 10 48, 48 प्लस 0 तो 48 ही रहेगा, उसमें से घट गया 48, तो 0 आ गया। 0 प्लस 0 प्लस 0 उसमें से घट गया 0, तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब आ गया हमारा अगला पार्ट 55 प्लस 21, तो 55 में 56, 56 में 20 कितने हो गए हमारे 76 और 2 78, 78 में से 78 गए 0 आ गया। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया ये पूरा पार्ट सोल्व करके कि हमारा हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है 0, इसका मतलब ये सोल्व करने के बाद हमारा कितना आंसर आया है 0। खत्म हो गया वाला पार्ट ढेर। क्वेश्चन नंबर 16 जिसको फोटो वोटो खींचनी हो स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में उसने बोला क्या है, उसने बोला है इफ ए बराबर है ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, एक 3 -2 4 और -2 जिसके एलिमेंट है, ठीक है, और एक आई मैट्रिक्स दे रखी है। उसने बोला क्या है फाइंड के की वैल्यू तू बता दे, ठीक है, शो दैट कि ए स्क्वायर बराबर है के ए -2y, जहां पे ए स्क्वायर हमारा इसके बराबर है। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं। तो ये सब रखने से पहले मुझे क्या चाहिए होगा ए स्क्वायर, मैंने यहाँ पे क्या देखा मुझे ए स्क्वायर चाहिए, और ए स्क्वायर मुझे ऊपर गिवन नहीं है, मुझे क्या गिवन है ए, तो पहले मैं ए की सहायता से ए स्क्वायर निकाल लूंगा। ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है फिर भाई ए इंटू में ए, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर मत कर दियो, बार बार ये बात बोल रहा हूं, आई बात समझ में? तो ए इंटू ए करते ये स्क्वायर आ जाएगा, तो ए की जगह क्या है 3 -2 4 और -2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसी से कर दो, ए की जगह फिर से क्या आएगा 3 -2 4 -2, तो बस सॉल्व कर दो। अभी से सॉल्व कैसे करोगे, फिर से वही तरीका, पहला रो पहला कॉलम और फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम 3 3 9 बीच में प्लस, अब दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तो -2 गुणा में 4 तो -8, ठीक है, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है, 3 गुणा में -2 -6 बीच से प्लस, फिर इसकी इससे, तो -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 4, ये आ गया। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है, अब दूसरा रो पहला कॉलम 4 3 12 बीच में प्लस, ठीक है, फिर इसकी इससे तो कितना हो जाएगा -8, ठीक है, दूसरा ही दूसरे वाले से, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 2 जा -8, ठीक है, 4 इंटू -2 और बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले से, ठीक है, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 4, ये आ गया। अब सोल्व कर दो बस इसे, सोल्व करो तो क्या आएगा, सोल्व करते हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 गए 1, -6 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 6 में से 8 गए 2, साइन रहेगा माइनस का, और यहां हमारा प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 गए 4, और यहां प्लस माइनस माइनस 8 में से 8 गए 4 पर साइन रहेगा माइनस का, क्यों बड़े वाले का। तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। उसने बोला क्या था कि भाई ए स्क्वायर बराबर है के ए -2y, तो देखो ए स्क्वायर तो हमारा ये आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, उसने बोला हुआ है क्या ए स्क्वायर बराबर है के ए -2y, और के भाई हमारा स्मॉल लेटर है, ध्यान रखना ए से ए के हर एक एलिमेंट से के की मल्टीप्लाई होगी, क्यों, क्योंकि के एक छोटा अल्फाबेट में लिखा हुआ है, के क्या है एक एलिमेंट है सर, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ए स्क्वायर की जगह हमारा क्या आ गया 1 -2 4 -4, ठीक है, बराबर आ गया के इंटू ए, अरे क्या है हमारा पूरा ऊपर 3 -2 4 -2 और माइनस में 2i, और i क्या दिखाता है, i दिखाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने किस ऑर्डर की लूं बेटे, जब बाकी सारी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, मैं तो मतलब पागल कुत्ते ने काटा है, मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लूंगा, सोल्व भी तो करनी है यार, बस यहां हमारा क्या हो जाएगा 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली एक। अब सोल्व करना शुरू करते हैं।
अब यहाँ पे k की मल्टीपल हर एक एलिमेंट्स होगी तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 3k माइनस 2k 4k और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2k, ठीक है। और यहाँ हमारा कितना हो गया 2 0, ठीक है, फिर 0 और कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया। और यहाँ हमारा क्या है 1 माइनस 2 4 और माइनस 4, ये आ गया। अब ये वाला पार्ट सोल्व कर लो पहले एक बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर काम कर लो, इसको यहाँ आ जाओ, यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे पूरी की पूरी मैट्रिक्स प्लस हो जाएगी, तो 2 0 0 2, ठीक है। और बराबर में क्या है इसके 3k। चलो एक काम कर लेते हैं, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, फिर इकट्ठे इसके बराबर रख देंगे। तो जब मैं ऐड करूंगा तो ये बनेगा हमारा 1 जमा 2 3 माइनस 2 प्लस में 0 कितना हो जाएगा माइनस 2, 4 जमा 0 ये कितना हो जाएगा 4 और माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 2 और बराबर किसके ये इसके, यानी कि 3k माइनस 2k, ठीक है, 4k और माइनस 2k। कोई दिक्कत, ये इसके बराबर है। अब कहीं से के निकाल लो तो सिंपल सी बात है यार, इस 3k को इस 3 के बराबर दो, अगर भाई दोनों बराबर हैं तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके, ये वाला पार्ट इसके। तो देखो जैसे मैं 3 को रखूंगा बराबर 3k के, तो k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ रखना है छोटा k है, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/3, क्योंकि 3 किस में है इसके के मल्टीप्लाई में, यहाँ किसमें आएगा डिवाइड में, तो 3 से 3 क्या 1 पे, तो k बराबर आ गया हमारा 1। तो देखो क्या आ गया हमारा 1, किसी भी तरीके से निकाल लो, इसको इसके बराबर रखोगे तब भी माइनस 2 कट जाएगा इस तरफ आके, तो 1 ही रहेगा। 4 के बराबर रखोगे 4 के तब भी एक वैल्यू 1 आएगी, और माइनस 2 के बराबर माइनस 2 के तब भी k की वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। तो हर एक केस में k की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो k बराबर हमारा 1 जब हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी सही होगी। इसका मतलब हम k की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है, जो कि 1 आई है। जिसको फोटो खींचना खींच सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और थर्ड इंपॉर्टेंट सवाल। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और पहले ही बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18 इस 3.2 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं है क्वेश्चन नंबर 3.2 में, क्वेश्चन नंबर 18 से इंपोर्टेंट, तो इसे लगा देना भाई तगड़ा इंपोर्टेंट। अब ये क्वेश्चन करना कैसे आगे देखते हैं। उसने बोला है ए ये वाली मैट्रिक्स है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0। उसने क्या बोला आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, तो शो कर दे आई प्लस ए बराबर है आई माइनस ए की इससे मल्टीप्लाई। तो पहले मुझे i प्लस ए निकालना होगा, तो i क्या है जो क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमने पहले निकाला अपना i प्लस ए, तो उसके लिए मुझे i यानी कि 1 0 0 1 में जोड़ना होगा a क्या है हमारा 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ठीक है, 10 अल्फा बाई 2 और 0, ठीक है। तो ये जैसे मैं जोड़ूंगा तो ये बनेगा हमारा कुछ ऐसे, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 0 में जोड़ दिया ये तो यूं का ही रहेगा माइनस 10 अल्फा बाई 2, ठीक है, और 0 प्लस 10 अल्फा क्या हो जाएगा 10 अल्फा, अच्छा यहाँ पे बाई 2 गया ना, 10 अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 0 ये क्या हो जाएगा हमारा 1। तो ये तो आ गया हमारा ये i प्लस ए, तो इतना आ गया। हमें इसके बराबर प्रूफ करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब ये क्या है हमारा, ये भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो i माइनस ए, तो हमें अब ये निकाल लिया, अब हमें निकालना है i माइनस ए, तो i में से a को घटा रहा हूं। तो देखो भाई i क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारी ये है, अब इसमें से ये वाला पार्ट घटाना है, तो 1 में से 0 गया कितना आ जाएगा 1 में 0 गया तो 1 ही रहेगा, 0 में से घट गया घटागा 10 अल्फा बाई 2। ध्यान से देखना जब i में से इसको माइनस करूंगा, माइनस करना है ना हमें, तो 0 में से घट गया तो एक माइनस तो उस माइनस की वजह से आएगा जो माइनस a है, और एक माइनस ये, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 0 में से घट गया घटागा 10 अल्फा बाई 2, तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 अल्फा बाई 2, और 0 में से घट गया ये, तो 0 में से चीज घट रही है तो क्या आएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, और 1 में से 0 गया तो क्या आएगा 1। तो ये आ गया हमारा i माइनस ए, इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक है। अब मैं इसे हटा रहा हूं i माइनस ए को, हटा दे, हमें ये लाके दिखाना है, ये हमारा i माइनस ए था, ये मैं इसकी से मल्टीप्लाई करवा दी, तो हमें ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट वो इसके बराबर लाके दिखाना है। आई बात समझ में, तो ध्यान से समझ लेना ये बात, ठीक है, क्या कि हमें ये वाला पार्ट इस चीज के बराबर लाके दिखाना है। अब बात है कैसे लेके आएंगे हम ये वाला पार्ट इस चीज के बराबर, ठीक है। अब तक मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सोल्व किया है। i प्लस से हमारा ये आया था, i माइनस से हमारा ये आया है, इसकी से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो ये वाला पार्ट तो सोल्व होने से रहा, ठीक है, हम ये वाला पार्ट सोल्व कर सकते हैं कि मैं इसकी से मल्टीप्लाई करूं और ये लाके दिखा दूं। तो अब मुझे ये, तो मैं क्या सोल्व करूंगा यहाँ पे, टेकिंग RHS सीधे हाथ की साइड, ठीक है। तो अब ये लूंगा मैं, तो जो मैं सीधे हाथ में वो साइड सोल्व करेंगे, तो वो हमारा क्या है, वो है हमारा 1
टेन अल्फा बाई टू, ठीक है, माइनस टेन अल्फा बाई टू, और ये हो जाएगा 1। ध्यान से देखना और इस पार्ट को, यहां हमारा क्या है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो गया हमारा साइन अल्फा, और ये हो गया हमारा कोस अल्फा। तो ये वाला पार्ट सोल्व करना है, ठीक है। पहले बता रहा हूं बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे सॉल्यूशंस में इसका काफी लॉन्ग सॉल्यूशन दे रखा है, मैं इसे काफी शॉर्ट तरीके से, क्योंकि करवा मैं भी लॉन्ग से सकता हूं, पर ये काफी शॉर्टली सोल्व हो जाएगा, तो मुझसे करेंगे सीधा। तो पहले मैं क्या करना है, मुझे नहीं पता कि इस चीज को सोल्व करके ये आएगा नहीं आएगा, बच्चे क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देते हैं, अरे मुझे पता ही नहीं भाई इस चीज को सोल्व करके ये आएगा नहीं आएगा, पर मैं सोल्व तो करूं, क्या पता आ जाए। तो सोल्व करना शुरू किया मैंने, तो सोल्व करने के लिए मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो मल्टीप्लाई तो वही सेम तरीका है, क्या, पहला रो पहला कॉलम, तो इसकी से होगी, तो 1 इंटू कोस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, बीच में प्लस और दूसरे वाले की दूसरे वाले, तो इसी क्या होगी टेन अल्फा बाई टू, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा, साइन अल्फा, ये हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम, इसकी से करूंगा तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, बीच में प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले, तो क्या होगा टेन अल्फा बाई टू कोस अल्फा, टेन अल्फा बाई टू कोस अल्फा, ये हो गया, यानी कि पहले रो की इस दूसरे कॉलम से। अब दूसरा रो पहला कॉलम, इसकी से कर दूंगा तो क्या होगा माइनस टेन अल्फा बाई टू, ठीक है, इसकी से होगी, किससे, इसकी से कर रहा हूं ना, तो इसकी से होगी क्या हो गया हमारा माइनस अल्फा बाई टू कोस अल्फा, बीचे प्लस, अब दूसरे वाले की दूसरे वाले, तो 1 इंटू में साइन अल्फा क्या हो गया साइन अल्फा, ये हो गया। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, जब इसकी से करूंगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा टेन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा, यही है बन गया। जब इसकी से कर दी माइनस माइनस प्लस और इसकी से गुणा हो गई, अब दूसरे वाले की दूसरे वाले, तो 1 इंटू में कोस अल्फा क्या हो जाएगा सिर्फ प्लस में कोस अल्फा। इतना पार्ट उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया अगले पार्ट में, ठीक है, एक बार मैं फिर दिखा देता हूं इस वाले पार्ट को कैसे सोल्व किया है, दोबारा देख लो, पहला रो पहला कॉलम, इसकी से गुणा हुई तो 1 इंटू में कोस अल्फा, जब इसकी से करूंगा टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा, ये हो गया पहला और दूसरा कॉलम। जब इसकी से करवाई तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, जब इसकी से होगी तो क्या होगा टेन अल्फा बाई टू इंटू में कोस अल्फा, ये कर दिया। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, जब इसकी से करी तो माइनस अल्फा बाई टू कोस अल्फा, माइनस अल्फा कोस अल्फा, इसकी से करूंगा तो 1 इंटू में साइन अल्फा, क्योंकि एक ही की से भी गुणा कर लो हमेशा दूसरे वाली चीज आती है। अब दूसरा रो पहला, दूसरा रो दूसरा कॉलम, जब इसकी से करी तो माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा क्या हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा, और 1 इंटू में कोस अल्फा क्या हो गया कोस अल्फा। अब सॉल्व करते हैं इसे, तो कोस अल्फा हमारा यूं का यूं, टेन अल्फा बाई टू का लिख दिया मैंने साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कोस अल्फा बाई टू, ठीक है, और यहां हमारा क्या आ गया साइन अल्फा यूं का यूं। सेम ऐसे मैंने यहां सॉल्व करना शुरू कर दिया, यहां पे हमारा माइनस साइन अल्फा यूं का यूं, टेन अल्फा बाई टू क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कोस अल्फा बाई टू, और यहां पे हमारा क्या है कोस अल्फा, ये। फिर इसको जब सोल्व किया तो बस टेन की वैल्यू चेंज कर रहा हूं मेथड में, क्या आ गया हमारा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास कोस अल्फा, ठीक है, और प्लस में क्या है साइन अल्फा। फिर ऐसे यहां पे टेन की जगह क्या आ गया साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, ठीक है, और साइन अल्फा हमारा यूं का यूं, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा कोस अल्फा। आई बात समझ में, तो ये चीज हो गई। अब इतना पार्ट तो सोल्व कर लिया हमने, इसके बाद हम एक पार्ट का काम और कर सकते हैं, वो क्या, मैं एलसीएम देता हूं यहाँ पे, एलसीएम में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा ये वाला। जब एलसीएम लूंगा तो इसके नीचे 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम में क्या कौन सा पार्ट आएगा कोस अल्फा, कोस अल्फा बाई टू, कोस अल्फा बाई टू, और 1 का एलसीएम क्या होगा कोस अल्फा बाई टू। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 5 अपॉन में 2 प्लस 4, इसके नीचे 1 लेके इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 और 4 का एलसीएम 4। या फिर मैं इसी बात को कह सकता हूं कि जब भी किसी के नीचे 1 हो ना डायरेक्टली इसकी से गुणा कर दिया करो। कैसे, देखो जब मैं 1 और 4 का एलसीएम लूंगा 4, हम करते क्या थे इसको इसे डिवाइड करते थे, तो जब मैं 4 को 1 से काटूंगा तो कितना आएगा 4, और 4 ही करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो देखो इनडायरेक्टली 4 की 5 से मल्टीप्लाई ही होगी। आई बात समझ में, तो इसका मतलब अगर मुझे एलसीएम लेना है तो इसके नीचे 1 है, मैं डायरेक्टली इसकी से गुणा कर सकता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कोस अल्फा बाई टू कोस अल्फा, ठीक है, और प्लस में साइन अल्फा बाई टू, ठीक है, साइन अल्फा ये आएगा, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा पूरे के अपॉन में अब कोस अल्फा बाई टू, क्यों एलसीएम ले चुका हूं। आई बात समझ में। सेम ऐसे यहाँ पे इसकी से गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाई में कोस अल्फा बाई टू, ठीक है, प्लस में साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा, ये आ गया, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा कोस अल्फा बाई टू। फिर ऐसे ही इसके नीचे 1 है तो इसकी से गुणा हो जाएगी, समझाइए अभी बात मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा, और जब इसकी से गुणा होगी तो क्या होगा प्लस में साइन अल्फा,
ठीक है, और कोस अल्फा बाई 2, और अपॉन में क्या जाएगा पूरे के कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे इसके नीचे 1 है, इसकी से गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा ये साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। ठीक है, बीच में प्लस, जब इसकी से गुणा होगी तो क्या होगा कोस अल्फा और कोस अल्फा बाई 2, और पूरे के फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारा कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये आ गया। अब सॉल्व करना है आपको इसे। तो देखो भाई, अब जरा स्पेस बचा नहीं है मेरे पास, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, तो आपको दिखा देता हूं कैसे क्या होने वाला है। अब ध्यान से देखना इस पार्ट को। ठीक है, यहां फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, cos x cos y प्लस में sin x sin y। कौन सा फॉर्मूला बनाइए, cos x cos y प्लस में sin x sin y। अब मैं सिर्फ सारा साइड में सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ऊपर cos x cos y प्लस sin x sin y, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और जो जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले याद नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, और वो क्या, वो तो भाई 12th के कोई से भी ज्यादातर क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, जब खासकर डेरिवेटिव होगा या फिर इंटीग्रेशन होगा, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लो जो 11वीं क्लास में पढ़ रखे थे। तो देखो cos x cos y प्लस में sin x sin y, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos x माइनस y का। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है cos x cos y, ठीक है, प्लस में sin x sin y, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, cos x cos y प्लस में sin x sin y। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसकी जगह क्या आएगा cos x माइनस y। तो देखो x की जगह यहाँ पे क्या है हमारे पास अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos अल्फा बाई 2, और माइनस में क्या है y की जगह क्या है अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा। ध्यान से देखना क्या किया मैंने, cos अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, तो ये लिखा होगा। ठीक है, और अल्फा बाई 2 में से अल्फा गया तो क्या बचेगा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा cos माइनस अल्फा बाई 2, और cos के अंदर का नेगेटिव क्या हो जाता है हमारा खत्म हो जाता है। आई बात समझ में, हाँ ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, सिर्फ कोस बन जाएगा। कोस के अंदर थीटा में क्या हो गया नेगेटिव आ गया, और जब कोस का नेगेटिव होता है तो क्या होता है माइनस हट जाता है उसके अंदर से, क्योंकि फॉर्मूला था 11वीं क्लास के अंदर क्या कि कोस माइनस एक्स बराबर होता है कोस एक्स के। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या बनेगा सिर्फ कोस अल्फा बाई 2, तो ऊपर कोस अल्फा बाई 2 आ गया, सोल्व करके दिखा दिया मैंने ऊपर आप लोगों को। ठीक है, और नीचे क्या, नीचे भी क्या है कोस अल्फा बाई 2, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आ जाएगा इसका आंसर 1। तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 1। सेम ऐसे भी यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, ये बन गया हमारा sin x cos y माइनस में cos x sin y। ठीक है ना, इसको देखो x की नजरों से, इसको देखो y की नजरों से, अल्फा को अल्फा बाई 2 को x की नजरों से, तो sin x cos y, ठीक है, और माइनस में cos x sin y। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है sin x माइनस y का। तो sin x माइनस y का, तो sin x माइनस y, x की जगह क्या है अल्फा बाई 2, माइनस में y की जगह क्या है अल्फा, तो अल्फा बाई 2 माइनस का अल्फा क्या बचेगा माइनस अल्फा बाई 2। लेकिन अगर साइन का थीटा नेगेटिव हो ना तो साइन उसे बाहर फेंक देता है, माइनस को बाहर ले आता है, तो क्या बन जाएगा ये माइनस साइन अल्फा बाई 2। अब माइनस साइन अल्फा बाई 2 ऊपर बच गया, नीचे क्या है कोस अल्फा बाई 2, तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2 क्या बन जाएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बाई कोस tan थीटा होता है, तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 ऊपर है, ध्यान से देखना, और नीचे क्या कोस अल्फा बाई 2, तो क्या बन जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया। अरे यार सॉरी, किसी कॉल आ गई थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे क्या है, 1 मिनट रुक जाना बस, मैं फिर फोन को अपने साइलेंट पे लगा लूं। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, हमारे पास अगले पार्ट में क्या है, ये हो गया। अब यहां हमारे पास क्या है, ठीक है, साइन अल्फा मतलब साइन एक्स कोस वाई माइनस में कोस एक्स साइन वाई, यहां भी सेम वही है। ठीक है, साइन एक्स कोस वाई माइनस में कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो किसका फॉर्मूला हो गया साइन एक्स माइनस वाई का। ठीक है, और एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब की बार यहाँ पे एक्स की जगह है अल्फा, एक्स की जगह आया अल्फा, और वाई की जगह क्या है अल्फा बाई 2, है ना, साइन एक्स कोस वाई माइनस में कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे क्या बन गया साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2। तो ये आ गया। अब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बन गया कोस एक्स कोस वाई प्लस में साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला होता है कोस एक्स माइनस वाई का। तो कोस एक्स माइनस वाई का मैंने पूरा बांट दिया, ये कोस एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह क्या आ गया हमारे पास अल्फा, और वाई की जगह क्या है अल्फा बाई 2। ठीक है, तो क्या हो गया अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, क्या बन गया हमारा कोस अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा 1। तो देखो हमारा आंसर प्रूफ हो चुका है। देखो मैंने सो गया क्या था अपना
आरएचएस हमारा क्या था, ये वाला पार्ट, तो ये दोनों बराबर आए हैं सोल्व होने के बाद, जी बिल्कुल एकदम एज इट इज सेम है। ठीक है, जो एक क्वेश्चन छोड़ने की सोच रहे हैं ना वो नुकसान कर लेंगे अपना, क्यों, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो जिनको लगता है मुश्किल है, कुछ खास दिक्कत नहीं आई पूरे क्वेश्चन में, हमें करना है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो भी लास्ट स्टेटमेंट में खुले हैं। उससे पहले क्या किया, सिर्फ सिंपली सोल्व किया था, फिर 10 को चेंज कर दिया कोस साइन में, और फिर क्या किया, बच्चों वाला स्टेप एलसीएम लिया है, तो जो बचपन से लेते आ रहे हैं, सिंपलीफाई किया है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला खोल के और वापस वही आंसर लाके दिखा दिया। तो उम्मीद आपको वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, जिसको फोटो खींचने वो खींच सकता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना वो भी ले सकता है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भाई क्वेश्चन नंबर 19 के लिए पहले ही बोल दूंगा, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 19 है ये। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखी है, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफी लंबी थी, आप लोग उसके लिए बुक लेके बैठे हैं और बुक में से क्वेश्चन को पढ़ लें। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, उसने बोला क्या है, हमारे पास 30,000 रुपए हैं। हमारे पास कितने रुपए हैं, हमारे पास 30,000 रुपए हैं, जिसे हमें दो तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने हैं। बात, ये बॉन्ड क्या होता है भैया, उससे आपको लेना देना नहीं है, पर इतना ध्यान रखो, बॉन्ड है ना गवर्नमेंट इशू करती है, दूसरी बात उस पर वो हमें क्या देती है, ब्याज देती है पैसों के बदले। तो एक बॉन्ड तो ऐसा है जिसपे हमें कितना मिलता है, 5% ब्याज मिलता है, और दूसरा बॉन्ड ऐसा है जो देती है 7% ब्याज। ठीक है, एनुअल रेट है ये, ठीक है, पीए पर एनम, आई बात समझ में। तो एक बॉन्ड तो ऐसा तो 5% ब्याज देता है, दूसरा ऐसा तो 7% ब्याज देता है। कोई दिक्कत। अब उसने क्या बोला है कि उसने बोला है हमें पैसे को, मतलब अपने 30,000 रुपए को किस तरीके से दोनों बॉन्ड्स में बांटना चाहिए, हमें ये निकालना है किस तरीके से दोनों बॉन्ड में बांटना चाहिए कि पहले केस में हमें कितना मिले, 1800 ब्याज मिले, और दूसरे केस में कितना मिले, हमें 2,000 रुपए ब्याज मिले। तो चलो देखते हैं। तो मैंने पता है क्या कर लिया, मैं लेट कर लिया, लेट एक्स बी द अमाउंट, एक्स बी द अमाउंट, एक्स वो अमाउंट है विच इज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, जो हमने इन्वेस्ट करा है कहां पे, फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। एक्स वो अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है फर्स्ट बॉन्ड में। तो देखो भाई, तो देन ठीक है, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही 30,000 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स इज अमाउंट विच इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड। तो मेरे पास सुनो बातें कैसे भैया, अगर मैं पहले बॉन्ड में सिर्फ एक्स रुपए लगाता हूं तो अपने आप ही दूसरे बॉन्ड में कितने लगेंगे, अपने आप ही दूसरे बॉन्ड में कितने लगेंगे, 30,000 माइनस का एक्स। ठीक है, अगर पहले बॉन्ड में हम एक्स रुपए लगाते हैं, दूसरे में कितने लगेंगे, 30,000 माइनस का एक्स। आई मेरी बात समझ में, बात कैसे, जैसे मान लो मैंने पहले बॉन्ड लगाए 10,000 रुपए, तो दूसरे में कितने लगाऊंगा यार, बाकी बचे हुए पैसे, सिंपल सी बात है 20,000 रुपए। ठीक है, अगर मान लो मैंने पहले में लगाए 15,000 रुपए, दूसरे में कितने लगाऊंगा, 15,000 रुपए, क्यों, टोटल में लगे 30,000 रुपए ना हमारे पास। तो अगर मैंने पहले में लगाए एक्स रुपए तो मुझे पता नहीं है, दूसरे में कितने लगाए होंगे, 30,000 माइनस का एक्स। आई मेरी बात समझ में। तो हमें ये जो है ना, ये निकालना है मैट्रिक्स की हेल्प से। तो एक सिंपल सी बात है, मैं इसकी मैट्रिक्स बना लेता हूँ, किसकी, अमाउंट की, क्या, एक्स 30,000 माइनस एक्स। पहले मैट्रिक्स रिलेटिव बनाना ताकि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना हो। तो ये बन गई हमारी एक्स 30,000 माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने इंटरेस्ट वाली मैट्रिक्स से। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं अमाउंट की से बनाई हुई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट की मैट्रिक्स से कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की मैट्रिक्स क्या है, 5% और 7%, और बराबर किसके हो गया हमारा ये टोटल ब्याज, यानी कि 1800 रुपए के। ये हमारा क्या चल रहा है, केस फर्स्ट, पहला केस फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, तो देखो भाई अब क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो जी बिल्कुल। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें एक रो है 2 कॉलम, इसमें 2 रो है 1 कॉलम, 2 से 2 कट गया, 1 रो से की मैट्रिक्स बनेगी। तो कैसे करूंगा, पहले वाले की पहले वाले से, यानी कि 5% ऑफ एक्स, बीच में प्लस दूसरे वाले से, तो 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स। अब ये सोल्व कर दो, तो बराबर किसके आएगा, 1800 के। सोल्व कैसे करोगे, 5% ऑफ एक्स, परसेंट ए की बटे में कितना आएगा, देखो परसेंट है यहाँ पे, तो परसेंट ए बटे में आया 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है एक्स, यहाँ पे क्या है 7% ए की बटे में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 30,000 माइनस का एक्स, यहाँ पे कितना है हमारा 1800। अब देखो 100 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके उस तरफ भेज दो, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1800, 2 जीरो लगा दो 100 के नाम की, और यहाँ क्या बच जाएगा 5 × x 5x, प्लस में 7 की मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा और इसकी इससे भी करूंगा, तो 7 गुणा में 30,000 कितना हो जाएगा, तो 7 या 21, बाकी जीरो पीछे लगा दो, 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा 2,10,000।
ठीक है, और वहां हमारा कितना है 1,80,000। आई बात समझ में। और इसकी सभी करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7x। अब 5x में 7x गया, क्या बच जाएगा माइनस 2x। 2,10,000 को वहां भेज दो तो क्या हो जाएगा 1,80,000 माइनस में 2,10,000, तो क्या रह गया 1,80 में से 2 10 गए, कितना बच जाएगा, घटाना पड़ा होगा आता ही है, माइनस का 30,000। माइनस का 30,000 क्यों, छोटी में से बड़ी चीज घट रही है, और यहाँ कितना है माइनस का 2x। देखो माइनस से माइनस कट गया, अब वैल्यू आ गई x की। ठीक है, x की कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 30,000 डिवाइड में 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 30,000 डिवाइड में 2 कितना हो गया 15,000। तो बस इसका मतलब हम x क्या था वो अमाउंट जो मैंने लगाया फर्स्ट बॉन्ड में, इसका मतलब हमने पहले बॉन्ड में 15,000 लगाए थे, तो अपने आप ही सेकंड बॉन्ड में हम कितना अमाउंट लगेगा, सेकंड बॉन्ड में जो अमाउंट लगेगा सेकंड बॉन्ड अमाउंट को भी क्या हो जाएगा 15,000। क्यों, टोटल मेरे पास 30,000 रुपए थे, फिर समझ लो सेकंड बॉन्ड के लिए मैंने 30,000 में से x को माइनस कर दिया तो भी कितना आएगा 15,000। आई मेरी बात समझ में। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन बनाता हूं, ये क्वेश्चन मैं बिना इसके हेल्प से भी कर देता। देखो हुआ क्या है, हमने क्या किया x वो अमाउंट था, ठीक है, जो हमने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था, और फर्स्ट बॉन्ड से मुझे क्या मिल रहा था 5% ब्याज, तो मैंने x की मल्टीप्लाई कर दी 5% रेट से। फिर दूसरा क्या था हमारा 30,000 माइनस x, इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर दी मैंने 7% से। क्यों, क्योंकि 30,000 माइनस x वो अमाउंट था जो मैं इन्वेस्ट कर सेकंड बॉन्ड में, और सेकंड बॉन्ड मुझे पे करी थी 7% इंटरेस्ट रेट, तो उसकी से मल्टीप्लाई होगी, और दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा टोटल ब्याज जो हमारे यहाँ था 1,800 सोल्व करके अमाउंट आ गया। अगर आप 15,000 का निकालते हो ना 5% और फिर निकालते हो 15,000 पे 7%, दोनों को ऐड कर देते हो अमाउंट को, तो आपको टोटल ब्याज 1,800 रुपए मिलेगा। चाहे आप करके देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मेरे पास समझ में। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या उसने जो चीज बोल लिया क्या उसकी उसी से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब x वो अमाउंट था जो हमने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था, तो उसकी फर्स्ट बॉन्ड वाले रेट से ही मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी, और ये वो अमाउंट था जो हमने कहां इन्वेस्ट किया था सेकंड बॉन्ड में, तो उसकी सेकंड वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी, सेकंड वाले रेट से मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी। आई मेरी बात समझ में। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ढेर हो चुका है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट बाकी है, तो जिसको फोटो खींच रहे हैं इसका मैं करवाऊंगा इसका सेकंड पार्ट, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट गया हूं बोर्ड के सामने से। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब मैं कर रहा हूं केस सेकंड सोल्व। केस सेकंड में फर्स्ट में कोई फर्क नहीं है, फिर से हमें 30,000 को दो बराबर हिस्सों में बांटना है, बस फर्क किस चीज का है, इंटरेस्ट रेट का। बी पार्ट में हमें इंटरेस्ट मिला 2,000 रुपए, तो फिर से वही बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, अमाउंट की मैट्रिक्स यानी कि x, ठीक है, x, और दूसरी क्या बनेगी हमारी 30,000 माइनस x, तो ये आगे हमारे अमाउंट की मैट्रिक्स, अमाउंट फर्स्ट अमाउंट सेकंड। अब बनेगी इंटरेस्ट रेट की मैट्रिक्स यानी कि 5% और 7%, और टोटल पैसा कितना मिल रहा है मुझे अब की बार 2,000 रुपए। तो चलो चेक करते हैं, ठीक है। फिर से भाई इसकी से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा, ये मतलब पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, या फिर ऑर्डर चेक कर लो इसका, इसमें कितनी रो है, एक ही रो है, 2 कॉलम है, इसमें क्या है 2 रो 1 कॉलम, 2 कट गया, यानी कि एक रो से एक की मैट्रिक्स बनेगी। और मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहला रो पहला कॉलम, तो एक ही रो एक कॉलम है, तो पहले वाले की पहले वाले से, यानी कि 5% ऑफ x बीच में प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x का 7% से मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2,000। अब यहाँ सोल्व करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5/100 ऑफ x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 30,000 माइनस x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है 7/100, और यहाँ पे हमारा क्या है 2,000 रुपए, ठीक है। 2,000 रुपए ब्याज मिलेगा मुझे। अब 100 देखो दोनों के पास है, दोनों पार्ट में कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके उस तरफ फेंक दो, तो यहाँ तो हमारा हो गया 5x, और यहाँ सोल्व करना शुरू कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा 7 या 21, और 4 जीरो आगे लगा दो, 1 2 3 4, और 7 गुणा में x क्या हो जाएगा माइनस का 7x, 100 कॉमन लेके वहां भेज दे, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे 2 के आगे 3 जीरो थी, 2 जीरो लगेंगे, ये बन गया हमारा 2 लाख। और यहाँ 5x में 7x कितना बच गया माइनस का 2x, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज घट रही है। अब 2,10,000 को वहां फेंक दो, तो 2 लाख में से घट गया, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का 2,10,000 रुपए, ठीक है। तो 2 लाख में से घटिया 2,10,000, कितना बचेगा माइनस का 10,000, और यहाँ क्या है हमारा माइनस का 2x, माइनस माइनस कट गया, x की कितनी आ गई 10,000/2, यानी कि 5,000, यानी कि x वो अमाउंट आ गया जो हमने फर्स्ट बॉन्ड में लगाया था। तो फर्स्ट बॉन्ड में कितना लगाया हमने 5,000 रुपए, फर्स्ट बॉन्ड में हमने लगाया कितना 5,000। अब बात रहेगी सेकंड बॉन्ड की, तो सेकंड बॉन्ड में कितना लगेगा, ठीक है, सेकंड बॉन्ड में लगेगा 30,000 माइनस का x, यानी कि 30,000 में से घट के 5,000, यानी कि 25,000। तो ये वो अमाउंट आ गया 5,000 और 25,000, ठीक है, जो हमें लगाने हैं, ठीक है। तब और ये भी दिख रहा है भाई ब्याज फालतू मिला है, तो इस वाले पे ज्यादा पैसा लगाया होगा, सिंपल सी बात है, देखो ज्यादा अमाउंट आ गया।
भाई ब्याज फालतू कैसे मिलेगा, जब हम जहां हमें ज्यादा ब्याज मिल रहा है वहां ज्यादा पैसा लगा दे, तो बस मैंने यहाँ ज्यादा पैसा लगा दिया, हमें ज्यादा ब्याज मिल गया। यू भी लॉजिकल क्वेश्चन किससे ही हो रहा है हमारा, ये आई बात समझ में। अब मैं हट रहा हूं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में उसने क्या बोल रहा है, फिर वही बात, भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज है, आप स्टूडेंट बुक से पढ़ लेना, ठीक है। और मैंने ये भी क्या रखी है, जब आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करोगे ना वीडियो देख के, तो आप आराम से बुक खोल के क्वेश्चंस पढ़ते रहना और फिर क्वेश्चंस करना। तो यहाँ हमारे पास क्या है, उसने क्या बोला है, हमारे पास है 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स की बुक और 10 दर्जन है इकोनॉमिक्स की बुक। मतलब बस 3 तरह की किताबें हैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और इको की। 10 दर्जन है केमिस्ट्री की, डजन पता ही होगा आपको, 1 डजन में 12 क्वांटिटी होती है, यानी कि 1 डजन में 12 बुक होंगी। 10 डजन केमिस्ट्री की है, 8 डजन फिजिक्स की और 10 डजन है इको की बुक, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, एसपी दे रखा है। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस पर बुक कितना है। एक बुक जो है केमिस्ट्री की 80 रुपए में जाती है, फिजिक्स की 60 में और इको की 40 में। हमें क्या निकालना है, टोटल रिवेन्यू, टोटल कितना रिवेन्यू जनरेट होगा। मतलब रिवेन्यू क्या होता है कि भाई अगर मैं सारी बुक्स को सेल कर दूं तो कितना पैसा मेरे पास आएगा, आई बात समझ में, ठीक है। और वो भी किसके वजह निकालना है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो एक सिंपल सी बात है, हम एक तो बना लेते हैं किसकी, ठीक है, बुक्स की मैट्रिक्स, कितनी कितनी बुक्स हैं। अब देखो दिक्कत क्या आएगी, प्राइस किसमें है, पर बुक के हिसाब से, और ऊपर क्वांटिटी किसमें है, डजन्स में। तो पहले आपको डजन्स को प्राइस उसमें चेंज करना पड़ेगा, कहना है पर क्वांटिटी में। तो 10 डजन में कितनी केमिस्ट्री बुक होंगी, 120। भाई 1 डजन में 12 होती है, तो 10 में कितनी होगी, 10 गुणा 12 कर दो, 120। 8 डजन में कितनी फिजिक्स की बुक होंगी, 12 8 96, क्योंकि 1 डजन में 12 होती है, तो 12 गुणा में 8 96। अब 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है, तो कितनी की होगी हमारी, 12 गुणा में 10 120 बुक होंगी हमारी टोटल मिला के। अब इसी कर दो प्राइस वाली मैट्रिक्स से। भाई पहली मैट्रिक्स से बनाना ताकि मल्टीप्लाई करना पॉसिबल हो, दिखाऊं वहां भी कैसे। यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 80 60 और 40। भाई कुछ ज्यादा सस्ती किताबें नहीं है ये, यहाँ प्राइस 200 जा रहा है, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, अब आगे देखते हैं, जब सोल्व करने जाएंगे इसकी से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ से बात समझना, मैंने इसको पहले क्यों लिया इस वाली मैट्रिक्स को, अगर मैं इसे खड़ी बनाया था तो इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हो जाता हमारा 3 इंटू 3 रो है ना, हाँ 3 इंटू 1। इसका ऑर्डर होता है हमारा 1 इंटू 3, ठीक है। अगर मैं सिलेक्टिव बनाता तो 1 इंटू 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, पर क्या आता है 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनती है, जिसे मैं निकालने में दिक्कत आती है, टोटल अमाउंट नहीं आ पाता हमारा। लेकिन अब यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट आएगा, सिंगल अमाउंट आएगा। मतलब देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है, एक रो है इसमें 3 कॉलम, इसमें क्या है 3 रो है 1 कॉलम है, 3 घटेगा, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी। और जब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी तो उसमें क्या आएगा, एक सिंगल एलिमेंट, सिंगल अमाउंट, जो हमारा क्या होगा, टोटल पैसा कितना रिसीव होने वाला है। तो चलो सोल्व कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं बुक्स की क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर रहा हूं बुक के प्राइसेस से, तो बस अमाउंट आ जाएगा, टोटल पैसा कितना आने वाला है। तो देखते हैं, तो अमाउंट का इंतजार करते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई यूं ही होती है, तो पहले वाले की पहले वाले से इनकी 120 मल्टीप्लाई बाय 80, बीच में प्लस 96 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, बीच में प्लस, और फिर 120 बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 40। बस टोटल पैसा आ जाएगा कितना मिलने वाला है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 12 8 96, 00 यहाँ पे 86 36 का 6 3 6 9 54 और 357 और 0 5760, 12 4 48 00। अब सबको ऐड कर लो, तो पीछे की 0 ऐड हो गई, 6 और 0 6 ही रहेगा, 8 7 15 15 और 6 कितने हो गए हमारे पास, 21 21 का 1 2 ये रहा, 4 और 2 6 6 और 5 11 11 और 9 कितने हो गए 20। तो कितना आया, टोटल मिला के 20,160 रुपए जो उसे एज अ रिवेन्यू रिसीव होंगे सारी बुक्स को सेल करके। ऐसे क्वेश्चन होकर तो एक बात का ध्यान रखना, क्या कि भाई जो सी बुक मैं ले रहा हूं क्या उसकी उसी के प्राइस से मल्टीप्लाई हो रही है नहीं हो रही। कई बार वो क्वेश्चन उलट फिर कर देता है, मैं दिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, भाई 120 रुपए की बुक थी, ठीक है, मतलब क्या 120 जो है केमिस्ट्री की बुक थी, क्या उसकी केमिस्ट्री के प्राइस से मल्टीप्लाई हुई है, तो बिल्कुल। ये हमारी फिजिक्स की बुक थी, ठीक है, क्या इसकी फिजिक्स के प्राइस से मल्टीप्लाई हुई है, तो जी बिल्कुल उसी से हुई है। क्या हमारी इसकी से हुई है, तो बिल्कुल इसी से हुई है। बस हमने सिर्फ मैट्रिक्स का मेथड लगाया, सेम वही तरीका था, ठीक है। और हमने क्या निकाल लिया, टोटल रिवेन्यू, टोटल कितना पैसा हमारे पास जनरेट होगा सारी किताबों को सेल करके, जिसको स्क्रीन लेना ले सकता है। फिर करेंगे हम लास्ट 2 ऑप्शनल क्वेश्चन 21 और 22, और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, खत्म। चलो शुरू करते हैं लास्ट के 2 ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 21 में उसने क्या बोला है हमें क्वेश्चन नंबर 21 में उसने बोल रखा है भाई एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी हमारी 5 मैट्रिक्सेस हैं, ये उनके ऑर्डर दे रखे हैं उसने। क्या ऑर्डर है, 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k 2 क्रॉस p n क्रॉस 3 p क्रॉस k,
ये 5 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k, ये सारी मैट्रिक्स के ऑर्डर दे रखे हैं उसने कि क्या क्या ऑर्डर है। उसने बोला है पहले पार्ट में रेस्ट्रिक्शन ऑन, मतलब क्वेश्चन 21 में रेस्ट्रिक्शन ऑन NKP, NKP पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए कि PY प्लस WY हमारा क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। मतलब क्या, PY प्लस में WY का कुछ ना कुछ आंसर आए, कोई ना कोई मैट्रिक्स बने। तो देखो P हमारे कोई मैट्रिक्स है तो पहले P का ऑर्डर लिखो। P का ऑर्डर क्या है, कितना है, P क्रॉस K। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेशक ऑप्शनली क्यों ना हो। क्यों भाई, थोड़ी दिक्कत है कैसे क्वेश्चनों करने में, पहले बहुत दिमाग लगता है इन क्वेश्चनों में, और ज्यादा टीचर ऑप्शनल क्वेश्चन को छुड़वा देते हैं। y की जगह क्या आएगा हमारे पास, y की जगह आएगा 3 इंटू में k, w की जगह क्या आएगा हमारे पास n क्रॉस 3, और y की जगह क्या आएगा हमारे पास, y की जगह आएगा 3 इंटू a। ये आ गया हमारे पास। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या उसने बोला है कि भाई ये प्लस में ये डिफाइन होना चाहिए, इसका मतलब पक्का p की y से मल्टीप्लाई हुई होगी और पक्का w की भी y से मल्टीप्लाई हुई होगी। तो चलो देखते हैं क्या होगा। अब एक सिंपल है, अगर p की y से मल्टीप्लाई हुई होगी तो पक्का ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हुआ होगा, तभी तो हुई ना मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले वाली में जितनी कॉलम होती है अगली वाली में इतनी रो चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। मैंने समझा रखा है कि जब इससे ये कटेगा तभी मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो k तो पक्का 3 के बराबर है, ये तो हमारा किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इसलिए 3 कट गया, इसका मतलब सही है कि भाई मल्टीप्लाई यहाँ पे पॉसिबल है इन दोनों की, 3 से 3 कट गया। दूसरी बात, यहां से जो मैट्रिक्स आएगी वो किसकी आएगी, यहां से ये तो ये कट जाएगा, यहां से जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी p क्रॉस k की, कोई दिक्कत, p क्रॉस k की जो बच्चे में है उसकी। और यहां से जो मैट्रिक्स आएगी वो किसकी आएगी, वो आएगी n क्रॉस k की, n क्रॉस k की, कोई दिक्कत। अब मैट्रिक्स के बीच में एडिशन का सिंबल है और दो मैट्रिक्स जुड़ती कब है, दो मैट्रिक्स जुड़ती जब ही है जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो यहां पे भी किया, यहां पे भी किया, इसका मतलब पक्का p और n, ठीक है, p बराबर किसके है, n के। तभी तो जब ये दोनों सेम होंगे तभी तो दोनों सेम ऑर्डर के बनेंगे, और जब सेम ऑर्डर के बनेंगे तभी ये ऐड होगा। इसका मतलब p n के बराबर है कि एक ही बात है क्या, एक तो पहली बात k बराबर है 3 के, k के लिए पक्का 3 होगी, दूसरी बात p n के बराबर है। तो जिस ऑप्शन में p बराबर n लिखा हो और k बराबर 3 हो वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आप अपना चेक कर लेना। अब अगले पार्ट में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, तो काफी ऊंचा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22 में क्या बोला उसने, n बराबर है p के, मतलब n p के बराबर है, ठीक है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 7x - 5z। x का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू n, और z का ऑर्डर कितना है, क्योंकि 5 7 कोई फर्क नहीं डालेंगे, क्यों, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं डालते। और z का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस p। देखो भाई, तो पक्का इसका मतलब क्या है कि n 2 के बराबर होगा, क्योंकि 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हमें, मैट्रिक्स की उसने क्या बोली है, मल्टीप्लाई, क्या है ये दोनों डिफाइन है, इसका ऑर्डर बताना है हमें। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑर्डर बताना है तो इन दोनों में माइनस हुआ है, इसका मतलब n तो p के बराबर होगा, ये तो उसने खुद बता दिया, तभी पॉसिबल है इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होना। और ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर दोनों इसी हो सकते हैं, मतलब क्या, ऑर्डर 2 क्रॉस n भी हो सकता है और ऑर्डर 2 क्रॉस p भी हो सकता है। बताइए क्यों भैया, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर दो मैट्रिक्स को माइनस करवाया है या फिर ऐड करवाया है तो जो नई मैट्रिक्स बनती है उसके ऑर्डर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो उसका ऑर्डर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, 2 क्रॉस n भी और 2 क्रॉस p भी। तो जो अगर ऑप्शन में 2 क्रॉस n है तो वो हमारा सही आंसर है, या फिर 2 क्रॉस p है तो वो हमारा सही आंसर है। आप लोग देख लेना। इस तरीके से हमारी ये वाली वीडियो भी खत्म हो गई है। 3.2 ढेर हो चुकी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो जिसको पूरी वीडियो देखनी हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही खत्म हो चुके हैं, 3.2 खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे 3.0 कंसेप्ट और फिर बाद में करेंगे उसके क्वेश्चंस भी, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।